हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट यूनिट फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या है? जब कोई दो बॉडी एक दूसरे की सतह पर फिसलने या सापेक्ष गति करने की कोशिश करती हैं तो उनके बीच उस गति का विरोध करने के लिए एक बल लगता है जो उस गति का विरोध करता है। उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की परिभाषा इस तरह से: घर्षण बल वह गुण है जिसके कारण दो रूक्ष पिंड यानी रफ बॉडी की संपर्क सतह यानी सरफेस के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है। यानी उनके जो बीच का रिलेटिव मोशन है जो होता है उसका वो विरोध करता है। अब घर्षण बल क्या है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों संपर्क तल जो उनका जो संपर्क जहाँ पर वो मिलती है एक दूसरे पर, एक स्पर्शी रेखीय बल कार्य करता है। एक स्पर्शी रेखीय, एक टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं इसे, जो पिंड की सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। इसे हम F द्वारा डिनोट करते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये कोई बॉडी रखी है और हम इसे राइट हैंड साइड पर बल P यानी एफर्ट P लगाकर आगे अभिलंब प्रतिक्रिया को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो इस पर एक विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसका मान म्यू आर के बराबर होता है। घर्षण म्यू यहाँ घर्षण गुणांक है, आर जो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया है, यानी जो हमारा घर्षण बल होगा वो घर्षण गुणांक और नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया के गुणनफल के बराबर होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसके कई प्रयोग हैं। जैसे हम चलते हैं, स्कूटर कार इत्यादि चलाते हैं तो जो टायर और सड़क के बीच जो घर्षण होता है इस कारण वहाँ भी एक घर्षण होता है। एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुँच पाते हैं इसी कारण से। ये हमारे निजी जीवन में या दैनिक जीवन में एक घर्षण के उपयोग हैं। घर्षण के मुख्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं? पैर और पृथ्वी के संपर्क सतह के बीच घर्षण होने के कारण हम चल पाते हैं। दूसरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो भी वाहन है उनके टायर और पृथ्वी के बीच संपर्क के कारण घर्षण होता है तो वो आगे बढ़ पाती हैं। पुली और बेल्ट के बीच घर्षण होता है जिससे पावर ट्रांसफर हो पाती है। ब्रेक और क्लच इत्यादि की क्रिया भी घर्षण पर निर्भर करती हैं। घर्षण के कारण ही ब्रेक द्वारा वाहनों की गति नियंत्रित की जाती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो टायर में ड्रम है वहाँ पर ब्रेक और ड्रम के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है जिससे गाड़ी रुक जाती है। घर्षण के कारण ही पेंसिल या पेन पकड़कर हम लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति सीधे खड़े खंभे पर चढ़ सकता है। तो ये एडवांटेज हैं घर्षण के। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मशीन जो होती हैं उनमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी जो पार्ट चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है। उस घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं जिससे क्या होता है, व्यय बढ़ जाता है। मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है घर्षण के कारण। जैसे हम बाइक में इंजन ऑयल डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि जो मूविंग पार्ट हैं बाइक में, मशीन में, उनके बीच घर्षण कम हो। किसी भारी वस्तु को खींचने में, फिसलाने में या लुढ़काने में अधिक बल केवल घर्षण के कारण ही लगाना पड़ता है। यानी अगर कोई भारी वस्तु से हम खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। और घर्षण के कारण ही हीट उत्पन्न होती है। जो मूविंग पार्ट्स हैं किसी भी मशीन के, अगर उनके बीच घर्षण ज़्यादा होगा तो हीट उत्पन्न होती है जिससे वो खराब होने की उन्हें संभावना होती है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन घर्षण के गुण तथा सीमांत घर्षण। जो घर्षण बल है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी
समंजक बल है। जितना हम बल किसी बॉडी को खींचने में लगाते हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। एक लिमिट तक ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। यदि हम P का मान ज़्यादा बढ़ा दें तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा, और हम P का मान घटाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी मान घटता जाता है। तो इसलिए इसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। तो यह केवल उतने ही मान का उत्पन्न होता है जितने की गति रोकने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात जितना कि लगाए बल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्राप्त हो। यानी जो हमारा घर्षण बल है वो उतना ही लगता है जितना उसके मोशन को रोकने के लिए पर्याप्त हो और जो लगाए गए बल के प्रभाव को नष्ट कर सके। परंतु P का मान बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो हमारा पिंड है या जो बॉडी है वो चलने लगती है। तब घर्षण बल F को बढ़ते रहने की एक सीमा होती है, यानी एक सीमा के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा घर्षण बल नहीं बढ़ेगा, जिससे आगे घर्षण बल का मान नहीं बढ़ सकता है। घर्षण बल F का मान उस समय अधिक होता है जब पिंड फिसलने ही वाला होता है। यानी जो घर्षण बल का मान है उस समय अधिक होगा जब हमारा कोई बॉडी फिसलने ही वाली होगी। घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही हम सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन के टाइप, तीन तरह के फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उनके बीच कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, घर्षण काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण वो होता है जब कोई बॉडी संपर्क में है और उनके बीच सापेक्ष गति होने ही वाली हो, जैसे हम पीछे पड़ चुके हैं, होने ही वाली हो, तो इस स्थिति में जो घर्षण होगा वो मैक्सिमम होगा और उस घर्षण को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं, और संबंधित अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब है डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गतिकीय घर्षण। जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के साथ सापेक्ष गति में होता है, यानी जब दो पिंड आपस में रिलेटिव मोशन में हो तो दोनों के संपर्क तल पर गति के विरोध में उत्पन्न हुए घर्षण को डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी दोनों की सरफेस के बीच जो उस गति में फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक स्पर्शी घर्षण जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है अथवा सरकता है तो इस स्थिति में जो घर्षण उत्पन्न होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई पिंड किसी सतह पर लुढ़कता है या रोलिंग करता है तो उस स्थिति में उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के पैदल चलना, मालिश करना, और रोलिंग फ्रिक्शन के हैं रोलर बेयरिंग, स्केटिंग, पहिया युक्त वाहन आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो तीन तरह के हमने फ्रिक्शन पढ़े, तो तीनों में ही लॉ होंगे। यानी पहला है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा है लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो पहला है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थितिकीय घर्षण के नियम। इसमें क्या है, दो संपर्क सतह यानी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है के संपर्क तल पर घर्षण सदैव स्पर्शी रेखीय होता है। यानी जहाँ वो स्पर्श कर रहे हैं तो उनके बीच जो घर्षण बल होगा वो स्पर्श रेखीय होगा तथा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, और ये लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। घर्षण बल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और स्थैतिक संतुलन की स्थिति में जब ये स्टैटिक बैलेंस होगा इस स्थिति में बल लगाए गए बल के ठीक बराबर होता है। यानी जब वो मूव नहीं कर रहा है तो इस बल का मान यानी इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मान लगाए गए बल के बराबर होगा, ताकि पिंड की गति में आने से केवल उसे रोका जा सके, यानी जो पिंड का जो उस बॉडी का मूवमेंट है वो रोका जा सके।
अगला है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया में एक स्थिर अनुपात होता है यानी सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जो हमारे भार के विपरीत दिशा में लगती है, उनके बीच एक स्थिर अनुपात होता है तथा यह संपर्क सतह के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी किस तरह के जो संपर्क सतह है उसका मटेरियल किस तरह है उस पर निर्भर करता है। यानी F/R इजक्वल टू म्यू यानी F इजक्वल टू म्यू आर। F यहाँ है हमारा फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन, R हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया है और म्यू हमारा यहाँ घर्षण गुणांक है। सीमांत घर्षण बल का मान पिंड के यानी बॉडी के संपर्क सतह के क्षेत्रफल तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा, ये उस किसी बॉडी के एरिया और शेप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यानी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आर के, जो हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया है। तापमान के सामान्य परिवर्तन के लिए म्यू का मान स्थिर ही रहता है। यानी जो हमारा घर्षण गुणांक है म्यू, इसका मान स्थिर ही रहता है। यानी अगर गति आरंभ भी हो जाती है तो वो सीमांत घर्षण के जो नियम है ये ही बने रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। गति के समय घर्षण गुणांक म्यू का मान विराम अवस्था की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। यानी अगर पिंड में गति आ गई है तो उसमें म्यू का मान कम हो जाएगा। घर्षण बल पर पिंड का वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो घर्षण बल है उस पर अगर बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गति घर्षण के नियम। दो संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति होने की स्थिति में घर्षण गुणांक का मान स्थिर अवस्था से कुछ कम होता है। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन में घर्षण गुणांक था उसका मान अधिक होगा डायनेमिक फ्रिक्शन में के घर्षण गुणांक से। इसका कारण यह है कि जो डायनेमिक फ्रिक्शन का मान है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। सापेक्ष गति की स्थिति में घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है। यानी जब अगर वो दोनों रिलेटिव मोशन में है तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स का मान पिंड की सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह स्थिर रहता है। यानी जो डायनेमिक फ्रिक्शन है इसका मान उसकी गति पर निर्भर नहीं करता, परंतु बहुत अधिक गति के मान पर यह काफ़ी कम हो जाता है। पर उन दोनों के बीच अधिक गति है तो डायनेमिक फ्रिक्शन का जो मान है वो कम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें। सबसे पहले सीमांत संतुलन यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। संपर्क में रखे दो पिंड जब संतुलन की अवस्था में हों तो उनमें सापेक्ष गति होने वाली हो तो पिंड का यह संतुलन सीमांत संतुलन कहलाता है। इस स्थिति में पिंड के बीच सीमांत घर्षण होता है। दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया करने वाले प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पिछले डायग्राम में दिखाया था कि जो बॉडी का वेट है W, उसको उसके विपरीत दिशा में एक रिएक्शन फोर्स काम करता है जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। परिणामी प्रतिक्रिया बल यानी रिजल्टेंट रिएक्शन, यानी ये क्या है, जो हमारा घर्षण बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया है उनके परिणामी को हम, जो उनका परिणामी निकलता है उसी को हम परिणामी प्रतिक्रिया बल कहते हैं। माना R एक अभिलंब है और F हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, माना उसका नाम, उसको हम S से डिनोट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट रिएक्शन। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या है, ये वैसे तो इसका मान हमेशा सदैव कांस्टेंट ही रहता है, तो ये एक रेशो है घर्षण बल का और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात एक हो सकता है।
इसका मान हम 0 से के 1 से बीच लेते हैं। पर अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है, तो म्यू का मान हम 0 लेते हैं। अब घर्षण गुणांक म्यू का मान संपर्क में आने वाले पदार्थों पर निर्भर करता है, यानी ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसकी शेप पर निर्भर नहीं करता, जो उसका पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। इसका मान केवल उस समय बदलता है जब संपर्क में आने वाले पदार्थ को ही बदल दिया जाए, यानी अगर दो पदार्थ संपर्क में आ रहे हैं तो उस समय म्यू का मान बदल जाएगा। दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति न होने की दशा में, अगर दो संपर्क सतह हैं और उनके बीच सापेक्ष गति नहीं है, यानी स्टैटिक है, वो स्थिर है, तब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फ्रिक्शन कहेंगे, उसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति होने की दिशा में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को हम कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गति के घर्षण गुणांक कहते हैं। अब है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? सीमांत संतुलन की अवस्था में दो संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले सीमांत घर्षण बल, यानी कि अगर सीमांत संतुलन है, हम पीछे पढ़ चुके हैं सीमांत संतुलन क्या होता है, उस अवस्था में दो संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम म्यू आर या एफ कहते हैं, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया यानी आर, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, के परिणामी बल एस यानी रिजल्टेंट फोर्स द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया आर की दिशा में बनाए जाने वाले कोण, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया जो आर है और एस जो हमारा रिजल्टेंट है, उनके बीच जो कोण बना है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। इसे हम लैम्डा या फाई द्वारा प्रदर्शित, जिसका वेट डब्लू है और एक नॉर्मल फोर्स आर ऊपर की ओर लगी है, और पी द्वारा इस बॉडी को खींचा जा रहा है, और इसके विपरीत एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो म्यू आर होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। और इस फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स रिएक्शन जो हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एस है। एस और आर के बीच का एंगल फाई है, जिसे हम घर्षण कोण कहते हैं। अब एस और आर के बीच फॉर्मूला, यहाँ से हम टेन फाई माना कि वो एंगल फाई है, जिसे हम घर्षण कोण फाई मान चुके हैं, तो टेन फाई क्या होगा? एफ अपॉन आर, यानी फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन आर, और हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू और म्यू इज इक्वल टू टेन फाई। यानी इस संबंध से क्या सिद्ध होता है कि कोण की जो टेंजेंट है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है, यानी म्यू इज इक्वल टू टेन फाई। ओके, नेक्स्ट है विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज, इसे हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। किसी नत समतल द्वारा, देखो डायग्राम में नत समतल होता है इनक्लाइंड प्लेन, यानी कोई प्लेन झुका हुआ, क्षैतिज से बनाया गया वह अधिकतम कोण, यानी क्षैतिज से बनाया हुआ अधिकतम कोण विश्राम कोण कहलाता है, जिस पर रखी हुई कोई वस्तु या पिंड बिना किसी बाह्य बल के विश्राम अवस्था में रखा जा सके। यानी किसी क्षैतिज से किसी एंगल पर हमने एक प्लेन बनाया और उस पर कोई वस्तु रखी, और वो वस्तु बिना किसी बाह्य बल के विश्राम अवस्था में हो, तो जिस एंगल पर वो बनाई है उस एंगल को हम घर्षण कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।